नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे और इससे पिछले वीडियोस में हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वर्ण विचार वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक शब्द भेद। तो जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, शब्द जो है वह 4 प्रकार से बांटे गए हैं, जिसमें आपका पहला बनावट या रचना के आधार पर, अर्थात जब शब्द की रचना की जाती है तो उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसके बाद पश्चात दूसरा शब्द भेद जो है वह उत्पत्ति के आधार पर है। तो उत्पत्ति के आधार पर मित्रों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थात यहाँ जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं है या जिनका पता है कि यह शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो वह सब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला तत्सम शब्द है, दूसरा तद्भव शब्द है, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द और 5वां संकर शब्द। और इसके पश्चात आते हैं अब अगले वर्गीकरण पर, जो कि अर्थ के आधार पर बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद आप देख पा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द तथा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। और इसके पश्चात जो वर्गीकरण है वह प्रयोग के आधार पर भी है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो यहाँ विकारी शब्द, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग वचन कारक के प्रभाव से परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे शब्द आपके 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। इन्हीं शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। इनमें आप देख पा रहे हैं अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो मित्रों अब इन्हीं सभी वर्गीकरणों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम बनावट या रचना के आधार पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो रचना के आधार पर वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत रूढ़ शब्द आते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, अर्थात अगर हम उन शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर दे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, पानी, हाथी, कमल आदि। अब इसमें आप मित्रों देख पा रहे हैं कि पानी लिखा गया है, यहाँ पानी से एक स्पष्ट अर्थ निकल कर आता है, किंतु अगर इन्हीं वर्णों को अगर हम अलग अलग कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात यहाँ इससे यही स्पष्ट होता है कि वैसे शब्द जिनका और छोटा खंड ना किया जा सके वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात दूसरा वर्गीकरण है इसमें यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जो है मित्रों, वह शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, अर्थात 2 शब्द अलग अलग हैं जिनका अपने आप में एक अर्थ निकल कर आता है। जैसे विद्यालय, तो यहाँ विद्या प्लस आलय कर देंगे हम, यहाँ विद्या का भी अर्थ निकलता है और आलय का भी। यह दोनों अपने आप में सार्थक शब्द हैं, किंतु जब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो यह एक यौगिक शब्द बन गए। दूसरा उदाहरण इसमें नील कमल है। तो यह भी आप देख पा रहे हैं कि नील और कमल को जोड़ दिया गया तो यह पूरा शब्द नील कमल बन गया। तो ऐसे शब्द जो आप अपने अलग से अपना एक अर्थ रखते हो, किंतु जुड़ने के बाद एक अर्थ प्रदान करते हो, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात आपका आता है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ योग रूढ़ से तात्पर्य उन शब्दों से हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं कि यहाँ लंबोदर शब्द लिखा गया है। तो यहाँ लंबा प्लस उदर, इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, किंतु जब इन दोनों का संयोग कर दिया गया
तो इसका एक तीसरा अर्थ निकल कर आया गणेश। और यहाँ उसी तरह आप उदाहरण में देख पा रहे हैं दिनकर शब्द लिखा गया है। दिन और कर, इन दोनों शब्दों के भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं, किंतु इन दोनों को आपस में जोड़ देने के पश्चात इसका एक तीसरा अर्थ निकल कर आता है सूर्य। मित्रों, इसके पश्चात हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग जो है वो तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द मित्रों क्या होते हैं? तो वह शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु हिंदी में उनका प्रयोग उसी रूप में किया जाता है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जस का तस हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द उदाहरण में आप देख सकते हैं पुस्तक, अग्नि तथा वर्षा आदि। ये ऐसे शब्द हैं मित्रों, ये संस्कृत के शब्द हैं किंतु इसी रूप में यह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और जब यह उन्हीं रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वह शब्द जो है आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके पश्चात इसमें आता है तद्भव शब्द। तो मित्रों, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द जो हैं वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के तो हैं किंतु हिंदी भाषा में प्रयोग करने के लिए उनको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से बना लिया गया हो, अर्थात उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं आग, भाई, पिता आदि। इसके पश्चात मित्रों आते हैं हम देशज शब्द पे। तो देशज शब्द जो आपके होते हैं वह शब्द जिनकी उत्पत्ति की सार्थकता ढूंढना कठिन है, अर्थात ऐसे शब्द जो बहुत ही समय से हम आम भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं किंतु उनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहे जाते। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे पेट, गोड़, लोटा, डिबरी, डिबिया, पगड़ी इत्यादि। इसके पश्चात मित्रों आता है आपका विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द वह शब्द हैं जो दूसरे देशों की भाषा से लिए गए हैं। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें कई सारी विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं परिभाषा में कि वह शब्द जो विदेशी भाषा के हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न प्रकार हैं। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं उदाहरण में यहाँ सबसे पहले अंग्रेजी शब्द है। हमारी हिंदी के अंतर्गत अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कॉलेज, पेंसिल, टिकट, बोतल आदि, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसके पश्चात हम आते हैं फारसी भाषा के शब्दों पर जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान आदि। इसके पश्चात अरबी भाषा के शब्द देखते हैं औलाद, अमीर, खत, फकीर आदि। इसके पश्चात पुर्तगाली भाषा के शब्द देखते हैं अचार, आलपीन, गमला, साबुन आदि। तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं कैंची, चाकू, तोप, बारूद आदि। इसके पश्चात चीनी भाषा के शब्दों को देख लेते हैं तूफान, चीनी, चाय, पटाखा आदि। तथा हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत जापानी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द हैं सुनामी, रिक्शा, सूमो, कराटे आदि। मित्रों जैसा कि आपने देखा कि हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत विदेशी शब्दों के अंतर्गत फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात उत्पत्ति के आधार पर जो 5वां वर्गीकरण है वो संकर शब्द है। तो यहाँ मित्रों संकर शब्द से अर्थ है वह शब्द जो विदेशी भाषा तथा हिंदी भाषा के शब्दों के मेल से बनाया गया हो, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, यहाँ रेल शब्द आपका अंग्रेजी है लेकिन गाड़ी देशज शब्द है, तो यह दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी बनता है। उसके पश्चात आप देख रहे हैं परीक्षा हाल। तो परीक्षा हिंदी का शब्द है और हाल जो है वह अंग्रेजी का शब्द है और इन दोनों को जोड़कर परीक्षा हाल शब्द बनाया गया। इसके पश्चात आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन कक्ष। तो ऑपरेशन जो है अंग्रेजी का शब्द है और कक्ष हिंदी का शब्द है और इन दोनों को जोड़कर एक संकर शब्द बनाया गया है ऑपरेशन कक्ष। तो
तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय से आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।